नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश और आपसे सरोकार रखने वाली खबरें, हमारे इससे सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं, तो इन दिनों सबसे पहली खबर जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है वो भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को लेकर बनी है। पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान, पाकिस्तान यानी आतंकों का पनाहगार। पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने अपनी सैन्य ताकत और कूटनीतिक ताकत से घुटने पर ला दिया है, इसके बाद से ही ये कहा जाने लगा है कि नए भारत की जो परिभाषा है वो सैन्य सेना की ताकत और सरकार के दृढ़ संकल्प से मिलकर बन रही है। और ये परिभाषा अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। ये नया भारत है जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर यानी आतंकियों के खात्मे का एक बहुत बड़ा संकल्प। हमने ऐसा किया भी। हमने न केवल आतंकियों को ही 72 हुरों के पास पहुंचाया, बल्कि आतंकियों को पनाह देने वाली, आतंकियों को संजो कर रखने वाली और आतंकियों से ही अपना देश चलाने वाली पाकिस्तानी फौज को भी घुटने पर लाकर रख दिया। 11 ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद भारत ने यह बता दिया है कि अब अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो भारत उन्हीं आंखों को नोच लेगा। भारत सीधे तौर पर आतंकवाद के मसले पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही आगे बढ़ेगा। भारत यह तय करेगा कि उसे किस तरह से आगे बढ़ना है, कि इनके साथ कैसे संबंध रखने हैं। भारत पहले ही मल्टी अलाइनमेंट की बात कह चुका है। भारत ये कह चुका है कि वो किसी खेमे का सदस्य नहीं है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है और वसुधैव कुटुंबकम के लिए ही अगर वैश्विक स्तर पर आतंक के सफाई के लिए भारत को प्रणेता बनना पड़े तो भारत इससे भी पीछे नहीं हटेगा। भारत ने पाकिस्तान को जिस तरीके से घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है, ठीक उसी तरीके से इस पूरी परिस्थिति ने भारत के सामने कुछ और पिक्चर क्लियर कर दी है। भारत के सामने अब स्पष्ट हो चुका है कि भारत के असली दोस्त कौन है और दुश्मन को सहारा देने वाले, दुश्मन को साथ देने वाले वो दोस्त, वो देश कौन है जो कहने को भारत के दोस्त बनते हैं लेकिन विश्वासघात का दूसरा नाम होते हैं। और ऐसा ही एक नाम है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से भारत से अच्छी दोस्ती का बखान तो किया, लेकिन दोस्ती के नाम पर पीछे से खंजर घोंपने से भी बाज नहीं आए। सीजफायर को लेकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बड़बोल बोले थे कि सीजफायर उन्होंने रुकवा दिया, दोनों देशों के बीच उन्होंने ट्रेड को लेकर बातें की, लेकिन भारत ने अमेरिका की भी पोल खोलकर रख दी। भारत ने क्लियर कर दिया कि अमेरिका से ट्रेड को लेकर किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हुई है और सीज फायर जो हुआ है वो भारत की शर्तों पर हुआ है। भारत ने अपनी शर्तों पर ही सीज फायर किया है और यहां पर ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर अभी सिर्फ और सिर्फ कॉमा है, यानी विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं लगा है। भारत ने जब तेजी के साथ अपनी बातों को रखा, भारत ने जब मुखरता से अपनी बातों को रखा, तो आखिरकार ट्रंप को भी बैकफुट पर आना पड़ा है। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फ्लैश कीजिए। भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ चुका है। सीजफायर को लेकर बड़बोली दिखाने वाले ट्रंप, बड़बोल बोलने वाले ट्रंप अब पलट रहे हैं। भारत पाक सीजफायर वाले बयान से ट्रंप पलट गए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की है। वही ट्रंप हैं जिन्होंने सीजफायर के बाद सबसे पहले आकर कहा था कि मैंने मीडिएशन किया और मेरी वजह से ही दोनों देशों ने सीजफायर किया है। लेकिन भारत ने मुखरता के साथ ये बताया कि किसी की मध्यस्थता का यह असर नहीं है, हमने अपनी शर्तों पर सीजफायर किया है। और यही वजह रही कि भारत ने जिस मुखरता के साथ अमेरिका को भी जवाब दिया, इसके बाद ट्रंप को भी बैकफुट पर आना पड़ा। और अब ट्रंप का यह बयान आ रहा है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। भारत पाक सीजफायर वाले बयान से
ट्रंप पलट गए हैं। हां, इतना जरूर उन्होंने कहा कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन दोनों में समस्या दूर करने में मदद जरूर की। अब ये देखिए कि किस तरीके से शब्दों की हेराफेरी कर रहे हैं। ये वही ट्रंप है जो बार बार कह रहे थे कि मैंने दोनों से कह दिया कि अगर आप युद्ध नहीं रोकते हैं, अगर आप सीज़फायर नहीं करते हैं, तो मैं कारोबार नहीं करूंगा। और भारत ने क्लियर कर दिया कि ट्रंप यानी अमेरिका से कारोबार को लेकर, ट्रेड को लेकर किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हुई है। भारत अपनी शर्तों पर आगे चल रहा है। भारत ने 3 बातें और क्लियर कर दी। भारत ने कह दिया कि हम कश्मीर के मसले पर किसी की मध्यस्थता नहीं सुनेंगे। हम इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को लेकर जो सस्पेंशन हमने बरकरार रखा है वो बरकरार रखेंगे। और भारत पीओके से नीचे अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेगा। भारत ने जब तेजी के साथ, मुखरता के साथ, अपनी नई कूटनीतिक नीति के साथ नियति निर्धारित करना शुरू किया, तो अमेरिका को भी यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी ये समझ में आने लगा कि ये नया भारत है, ये अपने तरीके से चलता है, इसे चलाया नहीं जा सकता, ये तो दुनिया को चलाएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि भारत की भावना सच के साथ जुड़ी हुई है। भारत की जितनी भी बयान है, भारत की तमाम बातें सच के साथ जुड़ी है, प्रमाण के साथ जुड़ी है, तथ्यों के साथ जुड़ी है। और इसीलिए एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आए और दूसरी तरफ एक और सच सामने आया। वो सच जो ये बताता है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही देश में कैसा अब ठगा हुआ है और अपनी इस हार को छिपाने के लिए उसे न जाने क्या क्या पैतरे अपनाने पड़ रहे हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सेना के बीच में जाते हैं, उस बेस पर जाते हैं जहां पर पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि हमने उस बेस को नुकसान पहुंचाया है। आदमपुर बेस, ये कहा गया कि यहां पर डिफेंस सिस्टम को हमने नुकसान पहुंचाया, ये कहा गया कि हमने यहां पर हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान के एक एक झूठ की पोल खोल गई वो तस्वीर जो दुनिया ने देखी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर बेस पहुंचे हुए थे, तो ये केवल सेना के बीच में प्रधानमंत्री की उपस्थिति ही नहीं थी, बल्कि ये प्रमाण था उस सच का जो पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किलें पैदा खड़ा करने वाला था। हमने दिखाया कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री जिस हवाई पट्टी पर उतरते हैं वो सुरक्षित है। हमने देखा, दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री जब जवानों के बीच में भारत माता की जय के उद्घोष और जय घोष के नारों से आकाश को गुंजायमान होता हुआ देख रहे थे, तो उस वक्त वो S-400 डिफेंस सिस्टम, वो रफाल, वो तमाम फाइटर जेट्स नजर आ रहे थे जिन्हें लेकर पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि पाकिस्तान की फौज ने इन्हें नष्ट कर दिया है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम प्रमाण के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जरा दूसरी तस्वीरें देख लीजिए। अब क्योंकि भारत ने प्रत्यक्ष प्रमाण पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दिया कि ये देखिए क्या किया है आपकी फौज ने, सिर्फ झूठ और झूठ के सहारे आवाम में ये बताने की कोशिश कि हम जंग जीते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलहदा है। अब क्योंकि बात पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के हुक्मरानों की हुई, तो पाकिस्तान हमेशा की तरह शहबाज शरीफ एक बार फिर से नकलबाजी करते हुए नजर आते हैं। कट कॉपी पेस्ट किया जाता है ठीक इसी तरीके की परिस्थितियों को, लेकिन परिस्थिति बनाने का प्रयास और परिस्थिति का सच, ये बहुत बड़ा फर्क लेकर आता है। जो प्रयास किया गया पाकिस्तान की तरफ से, वो भी उसकी असली पोजीशन बताता हुआ नजर आता है। एक तरफ 400 करोड़ का S-400 डिफेंस सिस्टम, जीता जागता प्रमाण, और दूसरी तरफ 40 रुपए वाला पोस्टर लगाकर यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया कि हमारे यहां भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हमने हर एक प्रमाण दिया, हमने 11 ठिकानों के प्रमाण, सैटेलाइट इमेजेस दुनिया के सामने रखी कि भारतीय वायुवीरों ने, भारतीय एयर वॉरियर्स ने किस तरह से पाकिस्तान के बड़े एयरबेस, यहां तक कि रावलपिंडी तक पहुंचकर, यहां तक कि नूर खान जो चकलाला इनका मेन
मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, वहां पहुंचकर हमने पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है। प्रमाण तथ्य रख दिए, लेकिन पाकिस्तान के पास एक प्रमाण नहीं था और यही वजह रही कि पोस्टर के सामने आकर सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बॉय बनकर ही फोटो खिंचवानी पड़ी है। अब कहां पाकिस्तान है और कहां हिंदुस्तान, आपके सामने हम ये भी रख रहे हैं। देख लीजिए, खुद तय कीजिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले कहां पर जाकर खड़ा होता है। एक तरफ वो पाकिस्तान है जिसे भिकारिस्तान कहा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, क्योंकि खजाना खाली है। आईएमएफ ने एक बार फिर से दया दृष्टि दिखाई है, लेकिन ये दया दृष्टि फिर से आतंकियों और आतंकी ठिकानों को खाद पानी देने के लिए है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जिसने सारी सीमाओं को लांघते हुए स्पेस में भी, अंतरिक्ष में भी अपना मकाम चरम पर पहुंचा दिया है। चंद्रयान हो या फिर G20 जैसे शिखर सम्मेलनों की सफलता हो, वो ये बताती है कि हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की ताकत और शक्ति क्या है। दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान है, आईएमएफ आज भी उसकी बैसाखी बना हुआ है। अभी भी कुछ दिन पहले इस भिखारी को आईएमएफ ने दान दिया था, लेकिन भारत वो है जो दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और बहुत जल्द तीसरी आर्थिक शक्ति भी बन जाएगा। भारत वो है जो आईएमएफ को पैसे देता है ताकि जो जरूरतमंद हो उनको दान दिया जा सके। तो अब खुद सोचिए कि कटोरा लेकर कौन खड़ा है और कटोरे को भरने वाला कौन है। ये दो बड़े अंतर जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हिंदुस्तान ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, सच की भावना के साथ, राष्ट्रवाद सर्वोपरि की भावना के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ जिहाद और इस्लाम के नाम पर आतंकियों को ही पाला और आतंकिस्तान को ही खाद पानी देकर एक बड़े जहरीले आतंकी वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने मुसीबत के रूप में खड़ा किया। लेकिन अब भारत ने प्रण ले लिया है कि पाकिस्तान अब बहुत लंबे समय तक दुनिया के लिए आतंकवाद के नजरिए से मुसीबत बनकर नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और इसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ही ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। आतंकवाद जहां जहां मुंह खड़ा करेगा, जहां जहां आतंक की जड़ें हैं, वो वहां पर जाकर वार करेगा। अब तो पाकिस्तान के अंदर की जमीन भी आतंकियों के लिए सुरक्षित नहीं है और यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा, जब आज वो खास तौर से अब बादामी बाग छावनी पहुंचे हुए थे, सेना के बीच में थे, जवानों के बीच में थे, जवानों का जोश आई था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर मारा, हमने दुश्मनों के छाती पर चढ़कर मारा और यही है नया भारत। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बता दिया कि लाइन, मांगने वालों की लाइन जहां पर पाकिस्तान खड़ा होता है, वहां से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। अब पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं बल्कि भिखारिस्तान कहना चाहिए। किस तरीके से गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनिए। तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को फंड देते हैं ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका
जीता जागता यह उदाहरण है। साथियों, यही बात पाकिस्तान। सुमति और कुमति ये स्वयं तय करना होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए विनाशकाल विपरीत बुद्धि कहते हैं ना। पाकिस्तान लगातार हर स्तर पर बेनकाब हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ हर वो देश भी बेनकाब हो रहा है जो पाकिस्तान का सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह से बयान दिए जाते रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक ऑक्सीजन का काम करते रहे पाकिस्तान के लिए। लेकिन भारत ने कहा कि अब किसी की नहीं चलेगी, भारत अपनी नीति तय करेगा। भारत अपनी नीति का निर्धारण करते हुए अच्छी नियत के साथ अपनी नियति भी तय करेगा। और यही वजह रही कि भारत ने अपनी नीति में बदलाव करके आज केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन, तुर्की, अजरबैजान और अमेरिका जैसे दादागीर देशों को भी एक बड़ा जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान अब सिर्फ बोलता नहीं बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी औकात दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और उनके एयरबेसों को ऐसा झटका दिया कि वो सालों तक हांफते रहेंगे। लेकिन इसी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भी चल रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन किलर। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम हमले का बदला लिया। इस ऑपरेशन के बाद से ही भारतीय सेना आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसकी जानकारी सेना ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दी है। सेना ने लिखा कि 13 मई को सेना ने ऑपरेशन किलर चलाया था, जिसके तहत तलाशी अभियान चलाकर अब तक लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना का भी जोश हाई है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के बदामी बाग छावनी पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि आतंकवाद का जवाब अब गोली से मिलेगा, बोली से नहीं। जवानों के चेहरों पर आत्मविश्वास और देश की जनता के दिल में गर्व है। भारत ने न सिर्फ पहलगाम हमले का बदला लिया बल्कि त्राल और शोपियां में आतंकियों को चुन चुन कर ढेर कर दिया है। और ये है नया भारत, जो न संयम रखता है न डरता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथ आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे आप सबको बेहद नजदीक से वर्षों से जानने का और समझने का अवसर मिला है। आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन
मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहाँ लेकिन वही दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच अपनी चौधराहट का चमचा बने हुए ट्रंप को भी अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दे दिया है कि आप अपनी चौधराहट और चालाकी अपने पास रखो। हिंदुस्तान सिर्फ उनकी शर्तों पर व्यापार करेगा जो राष्ट्रवाद के हित में होंगी। On the trade remarks, let me say this, that look, between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. In fact, we have, I think a team is just going at this point. These are very complicated negotiations, they are very intricate, nothing is decided till you know, everything is. But any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. Thank you very much. तो चलिए अब आपको ट्रंप की मूर्खता और पाकिस्तान की फजीहत का तमाशा दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी सेना और सरकार दोनों के होश उड़ गए। बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकाने ध्वस्त, भोलारी एयरबेस का हैंगर उड़ा और 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम रवाना हो गए। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी तो देखिए, हार के बाद भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपनी पीठ ठोक रहे हैं जैसे कोई लॉटरी लग गई हो, और इसमें उनका साथ दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौलकर अपनी समझ का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने कहा मोदी और शहबाज दोनों मजबूत और स्मार्ट नेता है। अरे वाह ट्रंप साहब, ये क्या मजाक है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को तीसरी बार चुने गए नेता के तौर पर संभाल रहे हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जिन्हें अपनी ही जनता ने नकार दिया और जो इमरान खान को जेल में डालकर सेना की कृपा से पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। भारत का मुकाबला अब कोई नहीं कर सकता। और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो तो दुनिया में आतंकवाद का पर्याय बन चुका है। ट्रंप ने दोनों को बराबर बताकर न सिर्फ अपनी भद्द पिटवाई, बल्कि पाकिस्तान को वो खुशी दे दी जो उसे ऑपरेशन सिंदूर की मार से नहीं मिली। अरे ट्रंप साहब, ये क्या तुलना कर दी। ये तो वही बात हुई कि शेर और चूहे को एक पलड़े में तौल दिया। पाकिस्तान की जनता भी सोच रही होगी, बस इतनी सी इज्जत मिल गई, अब तो लॉटरी ही लग गई। लेकिन सच तो ये है कि ट्रंप की इस बराबरी ने पाकिस्तान की हार को और ज्यादा मजेदार बना दिया। पाकिस्तान ने सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर का रोना रोकर वो कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ला देगा। शहबाज शरीफ ने भारत पर आक्रामकता का इल्जाम लगाया, लेकिन दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया, कश्मीर पर कोई मध्यस्थता नहीं, बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो भारत ने तय कर दिया है कि पीओके से नीचे कोई बात नहीं होगी और ऑपरेशन सिंदूर ही न्यू नॉर्मल है। बड़ा संदेश है और ये संदेश आज निकला है। तो भारत ने बता दिया है कि वो आतंकवाद के नाम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। यही वजह है कि न केवल पाकिस्तान के गढ़ में घुसकर आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया, 100 से ज्यादा आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया, बल्कि अब सीमा के अंदर भी, यानी भारत के अंदर छिपे हुए आतंकियों को भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के केलर वन क्षेत्र में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने एक संयुक्त ऑपरेशन चला रखा है, ऑपरेशन केलर।
और इसी के तहत आतंकवाद के खिलाफ लगातार बड़ी कामयाबी भी हासिल हो रही है। 13 मई 2025 को शुरू हुए इस ऑपरेशन में अब तक कुल 6 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिडेंस फ्रंट के भी एक शीर्ष स्थानीय कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे का नाम भी शामिल है। यह अभियान खुफिया एजेंसियों से मिले पुख्ता इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। 13 मई को राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट को शोपिया के शोकल केलर क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष जानकारी मिली और इसी के आधार पर भारतीय सेना ने तलाशी और विनाश अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी की, जिसका जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में शाहिद अहमद कुट्टे, अदनान शफी डार और एक अज्ञात आतंकी शामिल है। शाहिद कुट्टे, जो 2023 में लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था, वो एक ए श्रेणी आतंकी था और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भी उसकी संलिप्तता थी। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। बेहद निर्दयता के साथ धर्म पूछ कर इन्हें मारा गया था, लेकिन उसी वक्त भारत और भारतीय सेना ने यह प्रण ले लिया था कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकियों को नहीं बख्शेंगे। और यही कड़ी जारी रही जब इन आतंकियों का भी सफाया शुरू हुआ। अदनान शफी डार, जो अक्टूबर 2024 में लश्कर से जुड़ा था, वाची शोपिया में एक गैर स्थानीय मजदूर की हत्या में इसका नाम था। तीसरे आतंकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ऑपरेशन के दौरान मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं, जिनमें AK-47 राइफल, गोला बारूद, ग्रेनेड और अन्य युद्ध सामग्री भी बरामद हुई है। ऑपरेशन केलर के तहत अब तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, लेकिन यह सिलसिला अब भी जारी है और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी धरती पर मौजूद एक एक आतंकी को हमारी सेना, हमारी सुरक्षा बल ढूंढ कर नहीं मार देती। ग्राउंड जीरो से देखिए मेरे सहयोगी रोहिल की ये विशेष रिपोर्ट। दक्षिण कश्मीर के त्राल के नादिर इलाके में आज सुबह जो मुठभेड़ शुरू हुई थी और जम्मू कश्मीर पुलिस को ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी छुपे हैं। उसके बाद इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने अंजाम दिया और कई घंटों तक चली भीषण गोलाबारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP जो है, उन्होंने अभी मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जो कि स्थानीय है और ये भी जानकारी सूत्रों से मिल रहा है कि तीनों आतंकवादियों का ताल्लुक जैश मोहम्मद आतंकी संगठन से बताया जा रहा है। इस सफल ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF, भारतीय सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये वही त्राल का नादिर इलाका है जहां पर इस ऑपरेशन को आज सुबह से ही जो अंजाम दिया गया और लगातार बीते 48 घंटों की बात करें तो 48 घंटों के दौरान 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर लश्कर का वो भी मार गिराया गया है। जो त्राल इलाके में ये मुठभेड़ हुई, इसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं। कहा यह जा रहा है कि तीनों आतंकवादी लंबे समय से सक्रिय थे और कई आतंकवादी गतिविधि में मुलव्वस थे और इनके मारे जाने के बाद सुरक्षा बल के जवानों का कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ी सफलता है। दूसरी जानब से कहा यह जा रहा है कि जो IGP कश्मीर है, उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे ही ऑपरेशन और नीट और क्लीन ऑपरेशन आने वाले समय में जारी रहेंगे ताकि यहाँ पर टेररिज्म को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ दिया जाए। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, उनके मददगारों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई, खास तौर पे जो इस ऑपरेशन में मारा गया आतंकी है, जो जेश से जो है बताया जा रहा है आसिफ शेख, उसके घर को भी कुछ दिन पहले जो है पहलगाम आतंकी हमले के बाद ध्वस्त किया था। और ऐसे कई आतंकी हैं जिनके घर ध्वस्त किए गए थे, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। लेकिन आतंक के खिलाफ प्रहार लगातार सुरक्षा बल के जवानों का जारी है और इस नादिर ऑपरेशन में जो त्राल इलाके में ऑपरेशन आज सुबह शुरू हुआ था, इस ऑपरेशन में फिलहाल 3 आतंकवादी मारे गए हैं। IGP कश्मीर ने कहा है कि अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जो जितने
जितने भी SOPs हैं उनको पहले फॉलो किया जाएगा, उसके बाद ये ऑपरेशन जो है पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन से निगरानी रखी गई और पूरे इलाके में जो है 3D मैपिंग की गई। उसके बाद आतंकवादियों की जो मूवमेंट है वो पता चली, उसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। लेकिन त्राल से यही खबर आ रही है कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं, जो कि सबसे बड़ी सफलता है। बीते 48 घंटों के दौरान 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहेल, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, त्राल। दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में हम इस वक्त लगातार सुदर्शन न्यूज़ की टीम जो है इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गोलाबारी का सिलसिला है एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो सुनाई दे रहा है, और एक बार फिर से ये जानकारी मिल रहा है कि कुछ और आतंकी वहाँ पर इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो फायरिंग का सिलसिला वो फिर से शुरू हो गया है। यहाँ पर नादिर का इलाका जो दक्षिण कश्मीर के त्राल का इलाका है, यहाँ पर एक बार फिर से जो है ताज़ा गोलाबारी जो है आपको नज़र आ रही होगी। ताज़ा गोलाबारी फिर से यहाँ पर हो रही है, और लगातार जो है दोनों साइड से यहाँ पर फिर से भीषण गोलाबारी जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है, और आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ और आतंकी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, फिलहाल देखने को मिल रही है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ और आतंकी जो है वो यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। आपको एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इस ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल जो आधिकारिक पुष्टि एक आतंकी की हुई है कि एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। हालांकि हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी थी कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन अभी भी जो ताज़ा गोलाबारी है यहाँ पर शुरू हुई है, और लगातार इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर से यहाँ पर जो गोलाबारी का सिलसिला दोनों साइड से है जो है वो शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, त्राल। तो चुन चुन कर मारा जा रहा है आतंकियों को, और ये देश की वो सेना है जिसकी ताकत, जिसकी सैन्य क्षमता के आगे अब दुनिया भी नतमस्तक है। और ये दरअसल उस देश की सेना है जहां पर सनातन को आधार माना जाता है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि शांति प्रिय देश है हम, लेकिन शांति का रास्ता भी शक्ति से होकर जाता है, और ये शक्ति ही सनातन के आधार से मिलती है। बात सनातन की हो रही है, तो जब सनातन संस्कृति की चेतना जागती है तो वो न केवल भक्तों के मन में श्रद्धा भर देती है, बल्कि पूरे राष्ट्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भी ओतप्रोत कर देती है। ऐसी ही चेतना और ऊर्जा का महासंगम अब गोवा की पुण्य भूमि पर भी साकार होने जा रहा है। पहली बार गोवा में एक ऐसा आध्यात्मिक महाकुंभ आयोजित हो रहा है जो न केवल भारत बल्कि 23 देशों से आए श्रद्धालुओं को भी एक सूत्र में बांध देगा। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव 17 से 19 मई के दौरान गोवा के पोंडा क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस भव्य आयोजन में 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु भाग लेंगे। इस आयोजन की विशेष बात यह है कि यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महायज्ञ भी है। इसे सनातन संस्था द्वारा संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी अठावले जी के 83वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। जैसे प्रयागराज, हरिद्वार या नासिक में कुंभ मेलों में संतों और भक्तों का महासंगम होता है, वैसा ही दृश्य इस बार गोवा में पहली बार दिखाई देगा। इस महोत्सव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर खास तौर से हमारे सहयोगी दीपक चौहान ने बात की है सनातन संस्था के प्रवक्ता अभय वर्तक जी से। उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए आप ये भी सुनिए। में सनातन संस्था द्वारा सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। ये महोत्सव जो है वो 17 मई से लेकर 19 मई तक इस गोवा की इस पावन भूमि में संपन्न होने वाला है। इसी महोत्सव को लेकर मेरे साथ सनातन के प्रमुख प्रवक्ता अभय वर्तक जी हैं। वर्तक जी क्या बताएंगे, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था चल रही है और ये 3 दिन का जो महोत्सव है वो किस तरीके से होगा, और इस महोत्सव में कौन कौन उपस्थित रहने वाले हैं, क्या पूरा आयोजन किया गया है? सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव इस गोवा के फोंडा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के इन्फिनिटी ग्राउंड पे 17 से 19 मई तक होगा। इसके लिए भारत भर से अनेक राज्यों से 25,000 से ज़्यादा लोग उपस्थित रहेंगे। विदेश के 15 देशों से ज़्यादा लोग उपस्थित रहेंगे। इसमें 1,000 से ज़्यादा संगठन के प्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होंगे। और इस महोत्सव का मुख्य जो उद्देश्य है कि सनातन संस्था का रौप्य महोत्सवी वर्ष है।
25 साल पूर्ण हुए हैं और इसी के साथ सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनका 83वां जन्मदिन भी है। इस उपलक्ष्य में इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। इस आयोजन में, इस महोत्सव में मुख्य उद्घाटन के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस और गोवा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद जी सावंत उपस्थित रहेंगे। इनके साथ ही प्रभु श्री राम जी का जो अयोध्या स्थित मंदिर है, इसके जो कोषाध्यक्ष जी है कि परम पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज और अन्य बहुत सारे परम पूज्य ब्रह्मेशानंद जी और योग ऋषि रामदेव बाबा जी, इसी के साथ श्री श्री रविशंकर जी, अन्य संत इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी उपस्थित रहेंगे। हमने माननीय योगी जी को भी निमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में आप इस पंडाल के पीछे आप देखेंगे कि विविध प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। इसमें 15 संतों की पादुकाओं का दर्शन करने का भाग्य आने वाले सभी जो भाग्यशाली दर्शनार्थी है उनको प्राप्त होगा। इसमें समर्थ रामदास स्वामी जी की, ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज और उनके शिष्य परम पूज्य ब्रह्मानंद महाराज, परम पूजनीय भक्तराज महाराज जो सनातन संस्था के संस्थापक गुरुदेव आठवले जी के गुरु है, तो उनकी चरण पादुकाएं यहाँ पे दर्शन के लिए रखी जाएगी। कुल मिला के 15 संतों की चरण पादुकाएं यहाँ पे उनका दर्शन करने का लाभ हर एक व्यक्ति को होगा। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो उनके काल में शस्त्र उपयोग में लाए गए थे, कान्होजी जी है, उनका जो चिलखत था वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इस प्रदर्शनी में छत्रपति संभाजी महाराज, इनको जिन कड़ियों से, हथकड़ियों से बांधा गया था, वो हथकड़ियाँ और साखरदंड यहाँ पे हम प्रदर्शनी में रखेंगे। ऐसे ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक प्रदर्शनी इसमें यहाँ पे रखी जाएगी और भारत की जो धरोहर है, भारत की परंपरा है, इसके ऊपर आधारित एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी जो आपको नेपाल की नदियां हैं उसके कुछ पत्थर, वैशिष्ट्यपूर्ण पत्थर, शंख, इसकी प्रदर्शनी गोवा के सभी लोग देख पाएंगे। आने वाले सभी लोग इसमें देख पाएंगे। यह कार्यक्रम आपको डिजिटल वृत्तवाहिनियों के ऊपर आपको लाइव तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सुदर्शन वाहिनी के ऊपर भी यह कार्यक्रम अवश्य लाइव होगा। मैं आप सभी को आमंत्रित जितने भी लोग हैं इनको एक विनती करूंगा कि आते समय आप अपना आधार कार्ड साथ में लेके आए। कोई भी अपने साथ पानी की बोतल, बड़ी बैग ना लेके आए, क्योंकि वीआईपी सभी लोगों का आगमन है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से हमने आपको आह्वान किया है। सुरक्षा व्यवस्था की भी इसी को लेकर ही एक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर जो है गोवा राज्य की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा भी क्या क्या सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई दी गई। यहाँ पे इस कार्यक्रम की भव्यता देखते हुए महाराष्ट्र राज्य से और कर्नाटक राज्य से और अन्य बाकी के बाजू के राज्य से 500 बसेस आने वाली है। इसी के साथ 4500 फोर व्हीलर्स कार आने वाली है। तो ट्रैफिक की समस्या ना हो, सबको सुविधा हो, इस दृष्टिकोण के लिए गोवा राज्य के 200 से ज़्यादा जो ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे तैनात होंगे। इनके साथ में हमारे 70 वॉलंटियर्स होंगे। इसी के साथ कड़ी सुरक्षा के लिए गोवा पुलिस ने अभी से ही पंडाल में आप देख सकते हैं कि गोवा पुलिस की तादाद, बड़ी तादाद में यहाँ पे उपस्थित है। इसी के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सब लगी हुई है और जन सुविधा के दृष्टिकोण से हमने 350 टॉयलेट्स खड़े किए हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक मेडिकल सेंटर भी होगा जिसमें 17 से ज़्यादा डॉक्टर और एम्बुलेंस वहाँ पे उपलब्ध होंगे। बाइक एम्बुलेंस हमारा वहाँ पे उपलब्ध होगा और सभी जो भी 25,000 लोग आएंगे और डेली गोवा के 5-6 हज़ार लोग आएंगे, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसकी हम दखल लेंगे। कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और कितने लोगों की ये व्यवस्था? आज जो हमारा मुख्य पंडाल है, इसमें पंडाल में हमने आसन की व्यवस्था 25,000 लोगों की हुई है कि 25,000 एक ही समय पे बैठ के इस कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। इसमें क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम है, इसमें युद्धाय कृतनिश्चय है, यह नाटिका सादर होगी। इसमें तीसरे दिन 19 तारीख को महाधन्वंतरी याग होगा। इसमें ही महान सभी संतों का मार्गदर्शन करने वाली महासंत सभा होगी। इसी में सनातन धर्मश्री और हिंदू राष्ट्र रत्न, इन 2 पुरस्कारों का वितरण होगा। तो इस कार्यक्रम की आयोजकता और भव्यता देखते हुए सभी लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। 25,000 लोगों की बैठने की
व्यवस्था है और बाकी के पंडाल में रखते हुए ध्यान में ऐसे आता है कि एक ही समय पे 30 से 32 हजार लोग पंडाल में उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही भव्य निवेदन जो है, आयोजन जो है वो सनातन संस्था द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो है गोवा में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कुंभ का स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, गोवा। तो सनातन का ये महाकुंभ अपने आप में अद्भुत होने वाला है और आप भी इस अद्भुत महाकुंभ का हिस्सा जरूर बनिएगा। इसी के साथ जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।